शिष्यवृत्ति परीक्षा 8वीं कक्षा गणित विषय में हमारा आज का घटक है घटक क्रमांक 3 भूमिति। और इसके अंतर्गत हमारा जो मुद्दा है, पॉइंट है, उप घटक है, वह है 3.6 पाइथागोरस का प्रमेय, जिस पर हमारी आज की चर्चा होगी। टॉपिक शुरू करने से पहले हम इस स्कॉलरशिप वर्ग क्लास के परीक्षा के स्वरूप को समझ लेते हैं। तो परीक्षा का स्वरूप कुछ इस तरह से होता है। शिष्यवृत्ति परीक्षा, स्कॉलरशिप की परीक्षा में 2 पेपर होते हैं, 2 प्रश्न पत्र होते हैं, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख ही रहे हैं। प्रश्न पत्र पहला, पेपर 1, प्रथम भाषा, फर्स्ट लैंग्वेज, जो कि गणित के साथ जुड़ा होता है, अर्थात 2 भागों में प्रत्येक प्रश्न होता है। पहला पेपर भाषा और गणित विभाग मिलाकर होता है। दूसरा प्रश्न पत्र तृतीय भाषा, थर्ड लैंग्वेज और बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस पर आधारित यह कुछ प्रश्न होते हैं इसमें। तो यह भी 2 भागों में बटा है, अर्थात 2 प्रश्न पत्र 4 भागों में बटे होते हैं। तो कुल मिलाकर 2 पेपर होते हैं। हमारा जो विषय है, ये वीडियो है, वह पहले पेपर में जो गणित विभाग है उस पर आधारित होता है। तो पहले पेपर में और दूसरे पेपर में इसी तरह प्रश्न संख्या होगी। 25 प्रश्न पहले विभाग में, जो कि लैंग्वेज भाषा पर आधारित है, और दूसरा विभाग गणित या बुद्धिमत्ता होगा तो वह 50 प्रश्न होते हैं। उसमें कुल मिलाकर 75 प्रश्न होते हैं और प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित किए गए हैं। इसका मतलब हुआ कि 25 प्रश्न जो लैंग्वेज पर है, भाषा पर है, वह 50 अंकों का होगा, और जो दूसरा विभाग गणित अथवा बुद्धिमत्ता होगा तो उसमें 50 प्रश्न के लिए 100 अंक निर्धारित होंगे। कुल मिलाकर 75 प्रश्न, 75 क्वेश्चंस पर 150 अंक निर्धारित किए गए हैं, और दोनों प्रश्न पत्र को हल करने के लिए समय 90 मिनट का, 1.5 घंटे का मिलता है। अलग अलग 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर पर हम चर्चा करेंगे। पहले पेपर में भी हम गणित विभाग पर ही चर्चा करेंगे। तो गणित विभाग में भी जैसा कि हमने देखा 50 प्रश्न 100 अंकों के लिए होते हैं। हर प्रश्न के उत्तर के लिए 4 पर्याय दिए गए होते हैं, और कक्षा 8वीं जो है, इस कक्षा में अधिकतम 20% प्रश्न ऐसे होंगे जिसके 2 हल होंगे, और प्रश्न में वह लिखा गया होगा कि 2 विकल्प चुनिए, 2 पर्याय चुनिए, तो हमें दोनों पर्याय चुनना होगा। 20% प्रश्न का मतलब हो गया कि 10 प्रश्न गणित में, 5 प्रश्न भाषा में हो सकते हैं। तो सही पर्याय चुनते समय दोनों पर्याय को चुनना बहुत आवश्यक है। एक पर्याय चुनने पर वह उत्तर गलत माना जाएगा। कैसे चुनना है? उत्तर पत्रिका कुछ इस तरह से होती है। प्रश्न क्रमांक लिखे गए होंगे 1 से 75 तक। उसके सामने 4 ऑप्शन होते हैं। उनमें से हमें जो पर्याय सही होगा उसी को चुनना है, उसी को भरना है। मान लीजिए पहले प्रश्न का पहला और तीसरा पर्याय सही है, तो पहले और तीसरे को हम ब्लू अथवा ब्लैक पेन से उसको डार्क कर देंगे। उस वृत्त के, सर्कल के बाहर इंक न जाने पाए, ध्यान रखेंगे। उसी प्रकार चौथा सही है अगर दूसरे प्रश्न का, तो चौथा को ही चुनेंगे, एक ही चुनेंगे। 5वें में अगर 2 पर्याय सही है तो दोनों चुनना है, दूसरा और चौथा अगर सही है तो। और यदि दूसरा तीसरा सही है 8वें प्रश्न में, तो हम दूसरे और तीसरे को ही चुनेंगे। अन्य पर्याय पर किसी भी प्रकार का इंक या स्याही नहीं लगाएंगे। तो ब्लू और ब्लैक, यही 2 ही इंक को चुनना है, 2 ही पेन से लिखना है हमें। एक बार में एक ही पेन का उपयोग करें पूरे पेपर में। ऐसा नहीं कि कुछ प्रश्न ब्लू से, कुछ प्रश्न ब्लैक से, ऐसे हल नहीं करने। अन्य किसी भी प्रकार का रंग अगर है, लाल, हरा,
पीला इत्यादि, तो उस पर कोई अंक नहीं मिलेगा क्योंकि वो चेक ही नहीं होगा। थ्री पॉइंट सिक्स पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय को हमने कक्षा 7वीं में और फिर 8वीं कक्षा की गणित विषय में भी हमने देखा है। तो उसका सामान्य सा प्रमेय या गुणधर्म क्या कहता है? वह समकोण त्रिभुज के एक विशेष गुणधर्म को स्पष्ट करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। दोनों त्रिभुज में समकोण के समूह एक एक कर्ण है और शेष दोनों भुजाएं जो हैं उसे समकोण बनाने वाली भुजा या केवल पहली भुजा अथवा दूसरी भुजा भी कहते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय अनुसार क्या होगा? मान लीजिए यह त्रिभुज ABC है जिसमें कोण B समकोण है और त्रिभुज PQR है उसमें कोण Q समकोण है। तो यहाँ पर हमें गुणधर्म जो कि मिलता है वह है किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग यानी कर्ण की लंबाई का वर्ग या कर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल, एक ही बात है, वह होता है पहली भुजा का वर्ग धन दूसरी भुजा के वर्ग के बराबर। तो दोनों भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर अकेला कर्ण का वर्ग होता है। तो यह गुणधर्म है पाइथागोरस का, जिसे पाइथागोरस का प्रमेय या पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। यह समकोण त्रिभुज में लागू होता है। अब दिए गए त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई अगर हमें पता हो तो पहला त्रिभुज समकोण त्रिभुज ABC में कर्ण AC है तो AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग धन BC का वर्ग। ठीक इसी प्रकार दूसरा त्रिभुज समकोण त्रिभुज PQR है तो कर्ण PR का वर्ग बराबर शेष दोनों भुजाएं यानी PQ का वर्ग धन QR का वर्ग होगा। तो हर समकोण त्रिभुज में यह गुणधर्म लागू होगा जिसमें कर्ण की लंबाई का वर्ग समकोण बनाने वाली भुजाओं की लंबाई के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। अगर भुजाओं की लंबाइयां दी गई हैं, मान लीजिए कि समकोण त्रिभुज ABC में AB की लंबाई 3 है, BC की लंबाई 4 है, तो AC की लंबाई कर्ण की लंबाई कैसे निकालेंगे? तो यही दोनों भुजाओं की लंबाई का वर्ग करेंगे और उन्हें जोड़ेंगे। तो 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, जोड़ने पे आया 25, ये हो गया कर्ण का वर्ग। तो कर्ण बराबर वर्गों के योगफल का वर्गमूल अर्थात 25 का वर्गमूल जो कि 5 के बराबर होगा। इस प्रकार हमें एक विशेष लंबाई मिलती है समकोण त्रिभुज की भुजाएं जो कि 3, 4, 5 यहाँ दिख रहा है। 3 और 4 भुजा है तो 5 विकर्ण है, हमने देखा। तो ये तीनों भुजाएं एक विशेष गुणधर्म से जुड़ी हैं कि जो बड़ी वाली भुजा है उसका वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। तो ये जो त्रिकुट या 3 लंबाइयों का समूह है इसे कहते हैं पाइथागोरस त्रिक। जैसे कि ये 6, 8, 10 इसमें भी आप चेक करेंगे तो बड़ी भुजा 10 का वर्ग 6 के वर्ग और 8 के वर्ग के योगफल के बराबर होगा। 10 का वर्ग 100, 6 का वर्ग 36, 8 का वर्ग 64, 36 और 64 100 और 10 का वर्ग भी 100। तो ऐसे गुणधर्म वाले जितने भी ये 3 लंबाइयां या 3 संख्याएं हैं, ऐसे असंख्य हैं, इन्हें हम कहते हैं पाइथागोरस का त्रिक। तो पाइथागोरस का त्रिक मतलब त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयां हैं, समकोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयां हैं ये, जिसमें बड़ी भुजा यानी कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं की लंबाई के वर्गों के योगफल के बराबर ही होता है। तो ऐसी 3 भुजाएं में ये गुणधर्म अगर लागू होता है तो हम कहेंगे कि ये समकोण त्रिभुज की ही भुजाएं हैं। और ठीक उल्टा, अगर समकोण त्रिभुज की 3 भुजाओं की लंबाई दी गई है तो निश्चित है
कि बड़ी वाली भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होगा। अब चलते हैं विशेष समकोण त्रिभुज के गुणधर्म को देखते हैं थोड़ा सा। विशेष समकोण त्रिभुज मतलब उनके कोणों के मापों में विशेषता है। मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज है जिसमें दोनों न्यून कोण 30 और 60 है, अर्थात यह 30, 60 और एक 90 अंश का कोण है। तो 30, 60, 90 के त्रिभुज में क्या विशेषता है? जो कर्ण की लंबाई होती है, मान लीजिए ए है, तो उससे शेष दो भुजाओं की लंबाई ज्ञात की जा सकती है, उनमें संबंध होता है। यहाँ बिना पाइथागोरस का प्रमेय लगाए भी हम यह कर सकते हैं। तो क्या गुणधर्म है? तो 30 अंश के सामने की जो भुजा होती है, यानी छोटी वाली भुजा, वो कर्ण की लंबाई की ठीक आधी होती है। तो यहाँ भुजा BC जो है वो 30 अंश के सम्मुख है, तो वो कर्ण A की आधी होगी। कर्ण अगर 10 है तो BC 5 होगा, कर्ण अगर 14 है तो BC 7 होगा। मतलब जो भी कर्ण होगा उसका आधा 30 अंश के सम्मुख भुजा की लंबाई होगी। तो 60 अंश के सामने की भुजा की लंबाई क्या होगी? तो वो कर्ण से कर्णी 3/2 गुना होती है। कर्ण की कर्णी 3/2 गुना, अर्थात यहाँ पर भुजा AB जो कि कर्ण से कर्णी 3/2 गुना अधिक की। तो कर्णी 3/2 गुना करेंगे तो कर्ण से छोटी हो जाएगी, क्योंकि कर्णी 3/2 1 से कम ही होगा। तो इस तरह से 30, 60, 90 प्रमेय में 30 अंश के सामने की भुजा कर्ण की आधी, 60 अंश के सामने की भुजा कर्ण की कर्ण 3/2 गुना होती है। तो यह विशेष त्रिभुज है समकोण त्रिभुज 30, 60, 90। अगली विशेष आकृति है 45, 45, 90 का समकोण त्रिभुज, अर्थात उसके दोनों न्यून कोण, समकोण त्रिभुज के दोनों न्यून कोण 45 अंश के हैं, समान है। तो यह समद्विबाहु समकोण त्रिभुज हुआ। इस त्रिभुज में कर्ण और भुजाओं की लंबाई में क्या संबंध है? तो कर्ण की लंबाई अगर A है तो 45 अंश के सम्मुख भुजाओं की लंबाई, जो कि दोनों समान ही होगी, वो कर्ण की लंबाई बटे कर्णी 2 होगी। अगर भुजा की लंबाई A है, कर्ण की लंबाई A है, तो भुजा की लंबाई A बटे कर्णी 2 होगी। अर्थात हम कह सकते हैं इसे कर्ण का आधा गुणे कर्णी 2, सरल करके परमेयीकरण करके हम कर सकते हैं इसको। कर्ण का आधा बटे कर्णी 2, ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की भुजाएं और कर्ण में संबंध दिखाई देता है। इन्हीं सब गुणधर्मों पर आधारित कुछ नमूना प्रश्नों को हम देख लेते हैं। पहला, यदि 30 m 50 पाइथागोरस के त्रिक हो तो m का मान ज्ञात करो। 4 में से कौन सा ऑप्शन सही है, यह हमें देखना है। चलिए हल देखते हैं। सबसे पहले पाइथागोरस का त्रिक यह कहा गया है, इसका मतलब यह समकोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई है और इन्हें बढ़ते क्रम में लिखा जाता है, यानी सबसे छोटी संख्या को पहले, सबसे बड़ी संख्या को बाद में। तो ये 30 m और 50 पाइथागोरस के त्रिक है, जिसमें हम देखते हैं बड़ी संख्या को कर्ण मानेंगे, तो 50 जो है कर्ण है, तो उसका वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होगा, क्योंकि ये पाइथागोरस के त्रिक है, अर्थात समकोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयां है। अब हम समीकरण हल करते हैं। 30 का वर्ग 900, m का वर्ग बराबर 50 का वर्ग 2500। m का वर्ग बराबर 2500 में से 900 घट जाएगा, पक्षांतर से बचेगा 1600। m का वर्ग हुआ 1600, तो m का मान 1600 का वर्गमूल, जो कि
16 का वर्गमूल 4 और 2 जीरो का वर्गमूल साथ में 1 जीरो आएगा, 40 हो गया। तो m का मान 40 आया और हमारे उत्तर के ऑप्शन में चौथा ऑप्शन सही है, तो हम चौथे को चुनेंगे। तो इस तरह से ये पहला उदाहरण हमने देखा। अगला उदाहरण देखते हैं। दूसरा, 16 मीटर ऊंचे टावर से 20 मीटर लंबी सीढ़ी जमीन तक पहुंचती है। टावर के आधार एवं सीढ़ी के निचले हिस्से की दूरी ज्ञात करो। ऑप्शन उत्तर के दिए गए हैं। सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं। यहाँ पर दो बातें देखनी है। एक तो टावर है जो कि सीधे जमीन से ऊपर की ओर खड़ा होता है, मतलब जमीन से समकोण बनाता है। दूसरा है सीढ़ी जो कि टावर की ऊंचाई से टॉप से लेकर नीचे वह तिरछी खड़ी होगी, क्योंकि सीढ़ी है, सीढ़ी लंबी है 20 मीटर है, टावर सीढ़ी से छोटा ही है 16 मीटर है। तो आकृति द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। यह एक टावर है जो कि जमीन पर सीधे खड़ी है, 16 मीटर है इसकी लंबाई, और ऊपर ऊंचाई से एकदम टॉप से तिरछी एक सीढ़ी है। इस तरह से यह आकृति बनती है। और नीचे का जो सिरा है टावर का और सीढ़ी का, उसके बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। प्रश्न में यही कहा गया है। तो जो लंबाइयां दी गई हैं पहले देख लेते हैं। तो जो त्रिभुज बनेगा वो समकोण त्रिभुज बनेगा। नाम लिख देते हैं ABC, जो कि B पर समकोण है। तो सीढ़ी 20 मीटर है, टावर 16 मीटर है। ज्ञात करना है हमें AB आकृति अनुसार। तो हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस का प्रमेय लगा देंगे। तो उसमें कर्ण का वर्ग AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग धन BC का वर्ग, उस हिसाब से मान रखेंगे। तो AB का वर्ग हम सीधे सीधे पक्षांतर कर लेते हैं, जो कि किसी भी भुजा का वर्ग निकालना है तो कर्ण के वर्ग में से दूसरी भुजा के वर्ग को घटा देंगे। तो कर्ण का वर्ग AC का वर्ग हो गया 20 का वर्ग, और BC दूसरी भुजा है 16 का वर्ग। 20 का वर्ग हुआ 400, 16 का वर्ग हुआ 256। घटाने पर आया 144, जो कि AB के वर्ग के बराबर है। तो AB हुआ 144 का वर्गमूल, जो कि 12 के बराबर हुआ। 144 का वर्गमूल 12। तो A से B की दूरी 12 मीटर हुई। तो टावर के आधार और सीढ़ी के निचले हिस्से के बीच की दूरी 12 मीटर हुई। तो AB 12 हुआ, जो कि ऑप्शन में हमारे दूसरा है। तो हम क्या करेंगे, दूसरे ऑप्शन को चुनेंगे और उत्तर भर देंगे। तो इस तरह से हमारा एक दूसरा उदाहरण भी हल हुआ। अब चलते हैं फरवरी 2018 में आए हुए एक प्रश्न को लेते हैं। बिजली के दो खंभे समतल जमीन पर खड़े हैं। दोनों खंभों की ऊंचाई 20 मीटर व 28 मीटर है। यदि दोनों खंभों के बीच की दूरी 15 मीटर है, तो उन दोनों खंभों के सिरों को जोड़ने के लिए कम से कम कितने मीटर तार लगेगा। ऑप्शन है आपके पास यहाँ 8, 15, 48, 17 मीटर। जो भी सही होगा उसे हम चुनेंगे। सबसे पहले बिजली के दो खंभे जमीन पर खड़े हैं, मतलब वो समकोण बनाएंगे। तो दो खंभों का हम एक प्रतीक चित्र बनाते हैं। इस तरह से एक बड़ा एक छोटा, क्योंकि लंबाई 20 और 28 दी गई है। तो बड़े वाले की लंबाई 20, छोटे की बड़े वाले की 28, छोटे वाले की 20। इस तरह से हमने आकृति बना दिया। दो खंभे दिखाई दे रहे हैं। प्रश्न में है दोनों के बीच की दूरी 15 है। यह दूरी कहाँ से होती है, आधार जमीन से। तो इस तरह से B और C के बीच की दूरी मतलब खंभों के बीच की दूरी यह है 15 मीटर। अब हमें ज्ञात क्या करना है, तो दोनों खंभों के सिरों के बीच की दूरी, सिरे मतलब ऊपर वाले सिरे जो है A और D। तो दोनों खंभों के सिरे मतलब A से D की दूरी ज्ञात करनी है, AD।
चलिए आकृति को ध्यान से देखते हैं। AD ज्ञात करना है। हम क्या करते हैं, D से AB पर एक लंब खींच देते हैं। ध्यान से देखेंगे तो इस तरह से हमने लंब खींच दिया। अब हमारे पास एक चतुर्भुज आयत मिला जिसका नाम है BCDE। आयत में 20 के सामने की भुजा यानी BEP 20 हो गई और नीचे BC के सामने की भुजा ED 15 हो गई। तो ये आयत बन गया। अब ऊपर का AE 8 क्यों हुआ? क्योंकि पूरा खंबा 28 मीटर का है, तो नीचे का हिस्सा अगर 20 हुआ, BE 20 है, तो AE 8 हुआ, 28 में से 20 निकल गया, तो ये 20 और 8 तो हिस्सों में बढ़ गया बड़ा वाला खंबा। तो ऊपर एक त्रिभुज बन गया। देख रहे हैं, समकोण त्रिभुज AED। और यहाँ पर हमें जो प्रश्न चिन्ह है वह समकोण है, वह कर्ण है। तो समकोण त्रिभुज AED में AD जो कर्ण है उसका वर्ग बराबर AE वर्ग धन ED वर्ग। बहुत आसान हो गया। अब AE का मान हमें पता है 8, ED का मान 15, उसका वर्ग ले लिया, 64 धन 225 हुआ। यह सरल करने पर जोड़ दिया तो 289 289 आया AD का वर्ग। इसका मतलब हुआ AD बराबर 289 का वर्गमूल, जो कि 17 के बराबर होगा। और यही है दोनों खंभों के सिरों के बीच की दूरी। तो इतना मीटर तार लगेगा दोनों को अगर खंभों को जोड़ना है। तो चौथा ऑप्शन सही हुआ, 17 मीटर। हमने चौथे को चुन लिया। अगला उदाहरण देखते हैं। फरवरी 2017 का प्रश्न है यह। 13 सेंटीमीटर भुजा वाले समचतुर्भुज के एक विकर्ण की लंबाई 24 सेंटीमीटर हो तो दूसरे विकर्ण की लंबाई बताइए। तो समचतुर्भुज आकृति आप पहचानते हैं, चारों भुजाएं समान होती हैं और विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। ऑप्शन मिल गया। अब देखते हैं आकृति को। तो पहले है आकृति समचतुर्भुज, मतलब हमें ऐसी आकृति बनानी है जिसकी चारों भुजाएं समान हो। हमने नाम दे दिया ABCD। अब दी गई जानकारी में भुजा की लंबाई तो 13 सेंटीमीटर है, चारों भुजाएं 13-13 होंगी, जिसमें एक विकर्ण 24 है। तो हमने एक विकर्ण को 24 ले लिया। दूसरा विकर्ण उस पर लंब होगा, समद्विभाजक भी होगा, दोनों एक दूसरे के समद्विभाजक होंगे। तो ये 24 है हमारा एक विकर्ण AC, वह E से 2 भागों में बढ़ जाएगा, मतलब 24 का बन जाएगा AE 12 और EC 12, क्योंकि यह समचतुर्भुज का गुणधर्म है। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, लंब भी होते हैं। तो 12-12 बढ़ गया 24। अब विकर्ण के कारण समचतुर्भुज के 4 सर्वांग समकोण त्रिभुज बन जाते हैं, जिसमें कोई भी एक त्रिभुज हम ले लेंगे। अगर जैसे कि यह त्रिभुज ADE या AED लेते हैं, तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज है, तो पाइथागोरस प्रमेय से हमें ED ज्ञात करना है। ED ज्ञात करेंगे मतलब उस विकर्ण का आधा मिलेगा, दूसरा हिस्सा भी उतना ही होगा, तो पूरा विकर्ण BD मिल जाएगा। तो पहले ED ज्ञात करने के लिए समकोण त्रिभुज AED में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। AD कर्ण है, उसका वर्ग बराबर AE वर्ग धन DE वर्ग। तो बच्चों, परीक्षा में आपको ये हर बार लिखकर इस तरह पूरा लिखना स्टेप जरूरी नहीं है, आप रफ में कैलकुलेशन कर सकते हैं फटाफट। 13 का वर्ग, 12 का वर्ग, ED का वर्ग, 13 का वर्ग में से 12 का वर्ग घटाएंगे, अर्थात 169 में से 144 घटाएंगे, आएगा 25। ED हो गया 25 का वर्गमूल 5। तो ED 5 मिल गया। आकृति में ED जो है वो DB का आधा है, तो ED और EB भी 5-5 ही होंगे। मतलब दूसरा विकर्ण जो BD है वो 5 का दुगना हुआ, 5 गुणे 2,
और हुआ 10। तो यहाँ पर विकर्ण BD 10 सेंटीमीटर के बराबर हुआ। प्रश्न में पूछा गया है दूसरा विकर्ण की लंबाई, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई 10, दूसरा ऑप्शन सही है और हमने चुन लिया। तो इस तरह से यह प्रश्न भी हल हुआ। तो शिष्यवृत्ति परीक्षा में तीसरा जो हमारा घटक था वह समाप्त हुआ। अगला घटक जो होगा बच्चों वह चौथा घटक होगा, क्षेत्रमिति से संबंधित, जिसमें परिमिति, क्षेत्रफल, पृष्ठफल और घनफल के प्रश्न आते हैं। तो अगला वीडियो इसी चौथे घटक का 4.1 होगा, जिसमें हम परिमिति की चर्चा करेंगे। सबसे जरूरी बात, आप हमारे इस चैनल BMC VTC हिंदी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको सूचना मिलती रहे, दिखाई दे कि कौन से नए वीडियो आ गए हैं। तो बच्चों, आपने देखा आज का लेसन, उसके प्रमुख मुद्दों को ध्यान से बार बार दोबारा देखकर समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक बार देखने पर किसी को भी वो पूरा मुद्दा समझ में नहीं आता। तो जैसे ही हम 2 बार 3 बार देखेंगे तो हमें वह समझ में आने लगेगा। और इसके आगे की जानकारी जो होगी बच्चों, वह निश्चित ही हमारे अगले वीडियो में होगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए, उसकी सूचना प्राप्त करने के लिए जो नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि जैसे ही हमारा लेसन चैनल पर डाला जाएगा आपको वह तुरंत प्राप्त होगा। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।